हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड है क्या? फिजिक्स वर्ल्ड का मतलब रहता है भौतिक जगत, है ना। तो भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसा हुआ है इस संसार में, ना फिजिक्स की उत्पत्ति कैसा हुआ है या भौतिक जगत कैसा यहाँ पे आया है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। भौतिक जगत का मतलब रहता है फिजिक्स। भौतिक जगत को का मतलब क्या होता है? फिजिक्स। भौतिक जगत का मतलब रहता है फिजिक्स, और फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द से हुई है। और फिजिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फिजिक्स का मतलब यहाँ पे होता है नेचर, है ना। और नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है यहाँ पे प्रकृति, है ना। तो भौतिक जगत का मतलब क्या होता है? भौतिक जगत का मतलब होता है फिजिक्स, और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। और फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर, और नेचर का मतलब प्रकृति। मतलब पूरे संसार में प्रकृति और प्रतिक्रियाओं में, प्रकृति में होने वाली को अगर हम परिभाषा के रूप में अगर देखा जाता है तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, है ना। एक बार और रिपीट करते हैं। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में देखा जाता है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल इज कॉल्ड फिजिक्स। अब इसमें ना भौतिक विज्ञान में ना कुछ भौतिक विज्ञान मतलब जीवन से कुछ जुड़े हुए कुछ घटना होता है, उसी को मैंने लिख दिया है भौतिक विज्ञान में दैनिक जीवन, है ना। तो जैसे कि वर्षा के मौसम का बदलना उदाहरण हो सकता है। परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है? वर्षा के मौसम में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, बादलों का बनना, ये भी एक उदाहरण हो सकता है। तीसरा, चंद्र तथा सूर्य का ग्रहण होना, है ना। चंद्र और सूर्य में जो ग्रहण लगता है, ये भी ना भौतिक जगत का एक उदाहरण हो सकता है। प्रकृति में परिवर्तन होना। छठवें नंबर पे लिख दूँ मैं, जिसमें से द्रव में होने वाली परिवर्तन। तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो तो इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। ठोस, द्रव, गैस, तीनों में परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। और छठवें नंबर पे ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों में बदलना। जो ऊर्जा रहता है वो अलग अलग के रूपों में बदलते रहते हैं, उसको ना हम लोग क्या यहाँ पे, तो ये सब क्या हो सकते हैं? भौतिक विज्ञान के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि फिजिक्स को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है ना। तो स्कोप एंड एक्सपेंशन ऑफ फिजिक्स, है ना। भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। तो मुख्य रूप से भौतिकी को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है क्लासिकल फिजिक्स, एक दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। तो मुख्य रूप से भौतिकी को 2 भागों में बांटा गया है। एक है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग ना यांत्रिकी, मशीनरी, उष्मागतिकीय, थ्योरम, विद्युत चुम्बकीय या विद्युत चुम्बकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्लासिकल वे, मशीन एंड साउंड, है ना। और 5वां नंबर का है प्रकाशिकीय। अब बात करते हैं कि समाज में भौतिकी का किस प्रकार से योगदान रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे रसायन विज्ञान में भौतिकी का महत्व, है ना। तो जैसे कि रसायन का आज की डेट में बहुत ही महत्व था, मतलब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी का बहुत ही योगदान रहा। कैसा टाइप से रहा? तो जैसे कि अणुओं के मध्य लगने वाले बल, है ना। तो भौतिकी का किस प्रकार से योगदान रहा रसायन के क्षेत्र में? तो अणुओं के मध्य लगने वाला बल, पदार्थ की रासायनिक संरचना का अध्ययन, अणुओं की संरचना, अनेक ठोसों की संरचनाओं का अध्ययन, है ना। ये सब जो है ना भौतिकी के बिना ही संभव हुआ है। अगर भौतिकी नहीं रहता तो अणुओं के मध्य लगने वाला बल रहता है ना, उसका अभी पता नहीं चल पाता, है ना। उसी प्रकार से पदार्थ में जो रासायनिक संरचना होता है ना, उसका भी हम लोग ना अध्ययन नहीं कर पाते, है ना। उसी प्रकार से अणुओं की संरचना होती है ना, अणु परमाणु, इन सब की ना एक संरचना होती है, तो उनके बारे में ही आज के डेट में अध्ययन करना असंभव था। किसके बिना? भौतिकी के बिना, है ना। इसी प्रकार से एक हमें अनेक ठोसों की संरचनाओं का अध्ययन। जो ठोस रहता है ना, उसमें भी ना अगर हमको वजन तोलना है, तो वजन तोलने के लिए या तुलना करने के किसी वस्तुओं से, तो उसके लिए भी है ना हमको ना भौतिकी की ही ना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा यहाँ पे ना
फिर नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान के क्षेत्र में या जीव विज्ञान में भौतिकी का महत्व, है ना। तो जीव जीव जो है ना, जैसे कि मनुष्य के अंदर में जो होने वाली प्रतिक्रिया है उसके बारे में हमको ना अगर जानकारी प्राप्त करना था तो उसके लिए इसने ना भौतिकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग ना अपने शरीर के संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। और आधुनिक युग में अभी ना बहुत अनेक प्रकार के भी ना अनेक प्रकार के मशीनों का उपयोग हो रहा है, जिसमें ना भौतिकी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अपन तीसरे नंबर का महत्व है खगोल विज्ञान में भौतिकी का महत्व। तो जो खगोल विज्ञान है प्रकाशीय, तो उसके क्षेत्र में भी ना भौतिकी का बहुत ही बड़ा योगदान है, जैसे कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से विभिन्न ग्रहों की गति तथा आकाशीय पिंडों का अध्ययन, है ना। तो भौतिक विज्ञान की सहायता से ना विभिन्न प्रकार के जो ग्रह और आकाशीय पिंड है ना, या जो भी तारा है उनका अध्ययन ना भौतिकी के माध्यम से ही हो पाया है ना। तो फिर चौथा नंबर पे है गणित में भौतिकी का महत्व। तो गणित के क्षेत्र में भी ना भौतिकी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि विद्युत उत्पादन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर, मतलब विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही योगदान रहा है और विद्युत चुम्बकीय के लिए योगदान रहा है ना। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे है अपन डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, भाप इंजन, है ना। और इसी प्रकार तीसरे नंबर पे है अपन ना रेडियो, टेलीविजन, फ्लैक्स, वायरलेस, विद्युत चुम्बकीय। फिर चौथे नंबर पे आते हैं न्यूटन के गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। तो गणित के क्षेत्र में भी इसका ना बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि वायुयान का अध्ययन, है ना। तो अगर आज के दिन में अगर भौतिकी नहीं रहता तो हमारे पास ना विद्युत उत्पादन नहीं रहता, ना विद्युत चुम्बकीय के बारे में ज्ञान नहीं रहता, ना टेलीविजन के बारे में भी ज्ञान नहीं रहता, ना पेट्रोल इंजन के बारे में भी ज्ञान नहीं रहता, ना ये मतलब मान चल कि ये सब ना पूरा एक असंभव रहता है ना। तो ऐसे देखा जाए ना तो समाज के क्षेत्र में ना भौतिकी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है ना। तो मैंने अभी दो प्रकार पहले बताया था और यहाँ पे फिर तीसरा लिख दिया था खगोल विज्ञान के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती है ना। तो आप फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में, है ना, कुछ जिन्स को मापने के लिए हमको ना भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि का परिभाषा है वे राशियाँ जिन्हें आप माप सकते हैं भौतिक राशियाँ कहलाती है। तो जिसे हम माप सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। भौतिक राशि उदाहरण के लिए जैसे कि ना द्रव्यमान हो सकता है, लंबाई, समय, बल, वेग और कार्य, ये सब ना भौतिक राशियाँ हो सकते हैं, या जिसे हम माप सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होता है, एक है मूल राशियाँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होता है, एक है मूल राशियाँ और दूसरे नंबर पे है उत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक है मूल राशियाँ और दूसरा है उत्पन्न राशियाँ। तो यहाँ पे मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जो स्वयं पर निर्भर रहते हैं, या वे भौतिक राशियाँ जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, मूल राशियाँ कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे मूल राशियाँ कहते
ऐसा है वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाता है। मूल राशियाँ क्या है? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं रहता है उसे मूल राशियाँ कहते हैं। तो मूल राशियों का उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में अगर देखा जाता है तो द्रव्यमान जो किसी पर निर्भर नहीं रहता। दूसरा है समय भी किसी पर निर्भर नहीं रहता। और तीसरे नंबर पे जैसे कि हम लोग देखा जाता है तो लंबाई भी है, लंबाई है ना। तो वे राशियाँ जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं रहते हैं मूल राशियाँ कहलाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से उत्पन्न राशियाँ क्या है? तो वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर रहते हैं या मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उससे कौन से बोलते हैं? उत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं परिभाषा के रूप में लिखता हूँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर रहता है उत्पन्न राशियाँ कहलाता है। तो उत्पन्न राशि क्या है? वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर रहता है उत्पन्न राशियाँ कहलाता है। जैसे कि बल, वेग, कार्य, संवेग, ये क्या है? उसके उदाहरण है। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या है? तो वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती है। उदाहरण में क्या है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, कार्य। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक है मूल राशियाँ और दूसरा है उत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशि जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं रहता है उसे मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में द्रव्यमान, समय, लंबाई। उत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर रहते हैं उसे उत्पन्न राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के रूप में बल, वेग, कार्य, संवेग। भौतिक राशि का मात्रक अंकित मान के विक्रमानुपाती होती है, जहाँ पर u और n संख्यात्मक मान होता है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ पे ना जैसे कि राज एक व्यक्ति है जो दुकान में जाता है और दुकान यहाँ पे कहाँ गया? तो दुकान में राज गया है ना। और राज ने ना यहाँ पे गया है ना। तो राज क्या बोला कि मैं 5 रुपये का मेरे को कुछ सामान दीजिए, है ना। तो उसने ना यहाँ पे 5 लिख दिया। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सीधा 5 लिख लेते हैं ना। तो दुकानदार को समझ नहीं है कि 5 क्या है ना, क्या 5 दुकानदार को कुछ भी समझ नहीं। तो उसने क्या बोला, मैं क्या दूँ या कैसे? तो राज ने यहाँ पे क्या 5 केजी बोला, है ना। तो केजी बोला तो हाँ दुकानदार समझ गया केजी में क्या नमक, 5 केजी नमक चाहिए, ऐसा बोला, है ना। तो यहाँ से ना अब दुकानदार को भी एक अनुभव हो गया कि इनको क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या है ना, अब इसको ना हमको ना भौतिक राशि जो है ना उनको हमको मापने के लिए ना 2 यूनिट्स की आवश्यकता पड़े, एक तो नंबर की, एक तो दूसरे है अपन केजी की। तो फिर यहाँ पे भौतिक राशियों को हम लोग किन से माप सकते हैं? तो 2 तरीक़े से माप सकते हैं ना। भौतिक राशियाँ 2 तरीके
किसे माप सकते हैं ना, एक तो है यूनिट और एक है नंबर, है ना। तो यूनिट और नंबर से हम इनको माप सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मात्रक यूनिट, और सेकंड नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे केजी लिखा है यहाँ पे है, तो नंबर का तो होगा। और यहाँ पे ना उसके लिए तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे कि आंकिक मान, है ना। तो आंकिक मान से कह इसको हम लोग मान से तो भौतिक राशियों को मापने के लिए हम लोग दो का उपयोग करते हैं ना, जैसे कि एक है मात्रक और सेकंड यहाँ पे आंकित मान, है ना। तो दोनों का ही उपयोग हम लोग ना भौतिक राशियों को मापने के लिए करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ना यहाँ पे फिर ना या तो फिर इनको हम लोग नंबर से भी करते हैं कि यहाँ पे नंबर के काउंट क्या, और काउंट में जैसे 5 केजी नमक बोला था ना, उसके लिए तो मात्रक क्या है ना। तो भौतिक राशि का मात्रक आंकिक मान के व्यक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर u और n संख्यात्मक मान हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो u अपन व्यक्रमानुपाती है ना, यहाँ जहाँ पे u और n संख्यात्मक मान हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो मात्रक जो है ना मात्रक जो है ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो एक है मूल मात्रक और एक है मात्रक यहाँ पे ना दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहला मात्रक है जैसे कि ना मूल मात्रक, और यहाँ पे फिर आता है कि सेकंड वाले है उत्पन्न मात्रक। तो दोनों को कंबाइन करते हुए चलता हूँ, जैसे कि मूल मात्रक तरफ लिखता हूँ मैं, वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक का पहला पॉइंट है वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे उत्पन्न मात्रक की तरफ रखता हूँ पहला पॉइंट, वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं उत्पन्न राशियाँ कहलाता है, मूल मात्रा उत्पन्न मात्रक कहलाता है। और मूल मात्रक क्या है, वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे वे राशियाँ जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं। यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट इसमें लिखता हूँ उत्पन्न मात्रक क्या है, तो वे राशियाँ जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट को देखते हैं। तो वे राशियाँ जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। इस तरह के सेकंड देखते हैं। तो वे राशियाँ जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं उत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट में लिख लेता हूँ, मैं उदाहरण के रूप में रख लेता हूँ। तो
द्रव्यमान, समय, लंबाई। इस बार के उदाहरण के रूप में देख लेता हूँ। बल, वेग, संवेग और कार्य। तो इनको हम एक बार रिपीट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मात्रक क्या है, तो भौतिक राशि का मात्रक आंकिक मान के व क्रमानुपाती होता है ना। भौतिक राशि आंकित मान के व क्रमानुपाती होते हैं, जहाँ पर n और u सांख्यात्मक मान होते हैं या सांख्यिक संख्या के रूप में संख्यात्मक अंक या मान होते हैं, ठीक है ना। तो n और u यहाँ पे क्या होते हैं, संख्यात्मक मान होते हैं। तो मात्रक जो है ना, यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक है मूल मात्रक, दूसरा है उत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या मतलब क्या है, वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से उत्पन्न मात्रक है, तो वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पन्न मात्रक। उसी को हम सेकंड में अगर रखते हैं तो वे राशियां जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, है ना। तो सेकंड यहाँ पे क्या है, वे राशियां जो अन्य किसी मात्रकों पर निर्भर नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। उसी प्रकार से उत्पन्न मात्रक वे राशियां जो मूल राशियों से पर निर्भर होते हैं या मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पन्न मात्रक बोलते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि द्रव्यमान, समय, लंबाई, है ना। उत्पन्न मात्रक के उदाहरण क्या है, बल, वेग, संवेग, कार्य। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो जैसे कि हमने मात्रक के बारे में पढ़ा था, है ना। तो मात्रक दो प्रकार के थे, एक तो मूल मात्रक, एक तो उत्पन्न मात्रक, है ना। तो उसी प्रकार से अपना नेक्स्ट उसका टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। मात्रक की पद्धतियाँ क्या होती है ना। तो विमी सूत्र निकालने के लिए हमको ना मात्रक की पद्धतियों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग मात्रक के बारे में जानते हैं। तो मात्रक की पद्धतियाँ ना चार प्रकार के होते हैं। एक तो CIGS पद्धति, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। उसी प्रकार से ना MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना। उसी प्रकार से ना FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। एक तो रहता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI पद्धति बोलते हैं इसको, हम ना अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद ना मूल मात्रक का ना कुछ भौतिक राशि होता है, तो भौतिक राशि का ना मात्रक भी होता है ना। तो क्या है ना, यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक की पद्धति कितनी होती है, चार होती है। जैसे कि ना CIGS पद्धति, और दूसरा MKS पद्धति, और FPS पद्धति, और है SI पद्धति। SI पद्धति को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं ना, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं ना। तो हमको ना विमी सूत्र निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भौतिक राशि। भौतिक राशि तो हमको पता है, लेकिन ना मात्रक की एक आवश्यकता होती है ना। उसी के लिए ना हम लोग ना यहाँ पे ना कुछ संकेत लिख दे, और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मूल मात्र, जैसे कि मूल मात्रक क्या है, भौतिक राशि लिखा हूँ, यहाँ पे मात्रक लिखा हूँ और संकेत लिखा हूँ। तो जैसे कि द्रव्यमान, भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसका संकेत क्या है, केजी। उसी प्रकार से लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका संकेत क्या करते हैं, एम से संकेत करते हैं ना। उसी प्रकार से समय को सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, और उसको हम एस से संकेत करते हैं। उसी प्रकार से ताप को मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, उसको के से करते हैं। और इसी प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से ना तीव्रता होता है, तीव्रता की मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, उसको ना CD से संकेत करते हैं। इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रक होता है मोल, इसको हम ना मोल से ही संकेत करते हैं, है ना। तो ये सब मालूम ही रहेगा, तभी हम लोग ना विमी सूत्र निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग इसको जैसे ही पढ़ना, तो अभी जस्ट हम ना नेक्स्ट टॉपिक में ना विमी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट अभी हमने भौतिक राशियां रहती है उसके ना मात्रक के बारे में पढ़ा था, है ना। तो मात्रक को भी हम लोग हल्के से डिटेल से देख लेते हैं कि होता क्या है या उसका मान क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, है ना, यहाँ पे देखते हैं कि मीटर क्या होता है। तो मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाशीय निर्वात में, जो
प्रकाशीय निर्वात में 1/299729458 सेकेंड की दूरी तय कर सकती है। एक बार और देखते हैं, 1 मीटर क्या है, तो 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाशीय निर्वात में 1/29972 डॉट या 0.4458 सेकेंड की दूरी तय कर सकती है। फिर इसी प्रकार से ना अपन ना किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम कार्बन परमाणु के 1 किलोग्राम कार्बन परमाणु 12 के 5 गुना 10 के घात 25 पर परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है ना। तो किलोग्राम मतलब क्या है, 1 किलोग्राम वह है जो कार्बन 12 के 5 गुना 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। उसे ना किलोग्राम भी कह सकते हैं, है ना। तो ये फिजिक्स की भाषा में है तो कुछ अलग है ना। जैसे कि एम्पियर के बारे में देखते हैं, तो एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मिनट की दूरी पर रखे दो समांतर और अनंत लंबाई वाले तारों पर प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मिनट लंबाई पर 2 गुना 10 के घात -7 न्यूटन मिनट बल उत्पन्न करता है, उसे एम्पियर कहते हैं, है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 समांतर और अनंत लंबाई वाले तारों पर प्रवाहित होने वाले उनके मध्य प्रवाहित होने वाले प्रति मिनट लंबाई 2 गुना 10 के घात -7 न्यूटन मिनट बल उत्पन्न करते हैं, उसे एम्पियर कहते हैं, या एम्पियर का डेफिनेशन के रूप में इसको रख सकते हैं। इसी प्रकार से एक केल्विन है। केल्विन होता क्या है, तो 1 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100 भाग होता है। 1/100 भाग होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं केल्विन क्या है, तो 1 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100 भाग होता है। और जल की तीनों अवस्थाओं में इसका मान हमेशा निश्चित रहता है ना। जल की तीनों अवस्थाओं में इसका मान एक निश्चित रहता है। वो मान कितना रहता है, 273.16 केल्विन होता है। जल के तीनों अवस्था में कितना रहता है, 273.116 केल्विन होता है। इसी पर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या आता है, 5वें नंबर पे आता है कैंडेला। तो कैंडेला होता क्या है ना, तो एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का दाब 1,01,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो कैंडेला यहाँ पे क्या है, जैसे कि ज्योति तीव्रता के अपन मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है। तो कैंडेला के रूप को हम कैसे टिप्स यहाँ पे समझते हैं, तो कैंडेला क्या होता है, तो एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का दाब 1,01,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से हमारे पास आता है 6वां नंबर क्या आता है, मोल। तो मोल यहाँ पे है क्या, है ना। तो मोल मतलब क्या होता है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी है जितनी कि 6 कार्बन के 0.012 kg में
कार्बन परमाणु की संख्या होता है ना। तो मोल यहाँ पे क्या होता है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं मोल का मतलब क्या है, एक मोल कार्बन एक फिर से यहाँ पे देखते हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं, तो एक मोल है ना, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी की कार्बन 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 6 के 0.01 kg में कार्बन परमाणु की संख्या होती है उसमें। इसी प्रकार से हमारे पास 7वां नंबर पे आता है रेडियन। तो एक रेडियन मतलब क्या होता है, तो एक रेडियन बराबर कितना होता है, 180/पाई डिग्री। इसी को हम अगर डिग्री में रखते हैं तो 57.3 डिग्री होता है ना। तो ये सब अपना विमीय सूत्र के कुछ भौतिक राशियों के भौतिक राशियों के लिए कुछ हम लोग ना विमीय सूत्र जब ज्ञात करेंगे तो इन सब की हमको आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए हमने इसको पहले ना बता दिया। अब ना नेक्स्ट हम ना विमीय सूत्र के बारे में अभी पढ़ेंगे। डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालाइज। तो विमा और विमीय सूत्र क्या है ना। तो जिससे कि हम लोग यहाँ पे भौतिक राशि का विमा के बारे में देखते हैं। विमा क्या होता है, तो भौतिक राशि को मूल मात्र को एम एल टी, इसका मतलब होता है मास लेंथ टाइम के रूप में प्रकट करना और उसके ऊपर लगे घातांकों को उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। जैसे कि मैं एक समीकरण के रूप में, जैसे कि यहाँ पे बोला है ना, मतलब परिभाषा में क्या बोला है, किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्र को एम एल टी है ना के रूप में प्रकट करना और उसके ऊपर लगे घातांकों को उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे जैसे कि लिख देता हूँ विमा के रूप में रखना। तो जैसे कि एम एल टी, अब इसके ऊपर मैं घातांक लगा देता हूँ जैसे कि ए बी सी है ना। तो मान चल कि एक समीकरण के रूप में है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक समीकरण के रूप में बना दिया है। तो भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक राशि को है ना, तो यहाँ पे हमको विमा के बारे में जानना है। तो विमा क्या है, तो भौतिक राशि को मूल मात्रा को एम एल टी के रूप में प्रकट करना और उसके ऊपर लगे घातांकों को उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। इसको मैं एक समीकरण बना दूँ जैसे कि Q बराबर m के घात a l के घात b t के घात c है ना। तो यहाँ पे अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो विमा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विमा का मतलब यहाँ पे क्या है इस समीकरण में विमा जो है ना ए बी सी है ना, ए बी सी उस भौतिक राशि क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगा। और क्यू में लिख दूँ तो अगर हम किसी भी भौतिक राशि को क्यू बराबर एम के घात ए एल के घात बी टी के घात सी के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं है ना। और उसके ऊपर लगे घातांकों को विमा कहते हैं। इसी को एक बार हम परिभाषा के रूप में फिर से देख लेते हैं ना। किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को एम एल टी के रूप में प्रकट करना और उसके ऊपर लगे घातांकों को उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। और उसको ना एम एल टी के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है। तो यहाँ तक समझ आ गया, मतलब ये जो लगा है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे विमा बोलते हैं। फिर क्यू बराबर एम के घात ए एल के घात बी टी के घात सी और इसके ऊपर लगे घातांकों को हम क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं ना। मतलब ये जो घातांक लगा इसको हम क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। और इसको ना एम के घात ए और एल के घात बी और टी के घात सी के रूप में अगर लिखते हैं तो उसको हम ना विमीय सूत्र बोलते हैं। मतलब इनको हम लोग क्या बोल देंगे, अगर विमा बोलते हैं और इस रूप में पूरे को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं है ना। तो ये था अपना। तो इसी को हम लोग अगर उदाहरण के रूप में देखते हैं ना, तो जैसे कि एक प्रश्न है लंबाई तथा चौड़ाई का मात्रक मीटर है तो क्षेत्रफल का विमा और विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए है ना। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, तो इसी को हम लोग जैसे कि हल करते हैं है ना। प्रश्न में बोला क्या है, तो दिया है जैसे कि यहाँ पे हमको दिया गया है। तो दिया क्या है इसको देखते हैं, जैसे कि लंबाई लंबाई बोला है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लंबाई लंबाई और चौड़ाई का मात्रक
मात्रक मीटर है। तो यहाँ पे दिया है जैसे कि दिया है जैसे कि लंबाई और चौड़ाई का मात्रक मीटर है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई को हम किससे मापते हैं, है ना? जो हमने भौतिक राशि पढ़ा था ना, लंबाई और चौड़ाई, है ना? तो इसको हम लोग किससे मापते हैं? तो इसको हम लोग ना एल से प्रदर्शित करते हैं ना। तो मीटर जैसे कि हम लोग जैसे मापते हैं उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो एल से। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, है ना? तो क्षेत्रफल लिख देता हूँ, क्षेत्रफल, है ना? तो क्षेत्रफल यहाँ पे होता क्या है ना? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दिया गया है यहाँ पे, है ना? तो लंबाई तथा चौड़ाई का मात्रक मीटर है, तो क्षेत्रफल का विमा और विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए बोला था। तो दिया हमने क्या दिया? तो दिया है लंबाई तथा चौड़ाई का मात्रक मीटर है ना? लंबाई यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का मात्रक क्या है? मीटर है। और क्षेत्रफल होता क्या? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको किससे मापते हैं? तो लंबाई को हम लोग ना एल से प्रदर्शित करते हैं, और एल गुना एल, है ना? तो एल गुना हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसमें एक फार्मूला लगता है, जब घात जैसे कि आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ता है। जैसे कि हम लोग ना ए गुना ए बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक होता है ना, तो इसको आपस में जोड़ते हैं। ए 1 + 1 बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ना हमको ना यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एल का स्क्वायर, है ना? तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना? अब इसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे जैसे कि 2 है ना? तो जैसे कि हम लोग ना यहाँ पे 2 आया है, तो इस भौतिक राशि का जैसे कि हमें क्षेत्रफल का है, तो क्षेत्रफल जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, क्षेत्रफल का विमा, क्षेत्रफल का विमा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है? क्षेत्रफल का विमा इसमें कितना होगा? 2 होगा। लेकिन अगर विमीय सूत्र देखते हैं तो विमीय सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र, है ना? तो जब भी जैसे हमको एल बस का मान निकला, लेकिन हमको ऐसा टाइप से बनाना है, तो इसको मैं लिखता हूँ क्यू बराबर, है ना? क्यू बराबर लिखता हूँ एम। तो एम में कुछ दिया है का? ए का मान मिला है का हमको? ए का मान कुछ भी नहीं है ना? तो ए का मान कुछ भी नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे क्या रख देना है ना? तो इसको हम लोग जैसे एल वाले मिला है, हमको एल वाले मिला है, तो एल वाले में ही हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे घातांक को लगाएंगे। जैसे कि एम है ना? तो एम में कुछ नहीं है, मतलब इसको क्या कहते हैं? 0 कर लेते हैं ना? उसी प्रकार से एल है, तो एल में जैसे कि हमको दे दिया है एल की घात 2, तो इसको यहाँ पे 2 रख देंगे, है ना? उसी प्रकार से ना हमको टी का मान कुछ दिया है, टी के मान भी हमको कुछ नहीं दिया, मतलब इसको 0 रख दें, और ये वाला समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा, है ना? तो विमीय सूत्र यहाँ पे ना ये वाला अपन क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा, है ना? तो मतलब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो एम की घात 0, एम के घात क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है? एम के घात 0, एल के घात 2 और टी के घात 0 होता है। तो यहाँ तक समझ आया होगा। तो चल अभी ये समझ में आया तो हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं 2-4 प्रश्न, उसके बाद हम लोग को ना विमीय सूत्र ज्ञात करने का आ जाएगा। देखते हैं विमीय सूत्र के बारे में, या विमीय सूत्र ज्ञात करना, है ना? तो विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि मैंने एक आयतन लिया है, तो आयतन बराबर क्या लिख दिया? लंबाई का त्रिघात, है ना? तो आयतन को हम लोग किससे मापते हैं? तो आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं एल से, है ना? तो एल से करते हैं, तो एल का त्रिघात लिख देता हूँ, है ना? अब इसको विमीय सूत्र के रूप में लिखना है, तो विमीय सूत्र के रूप में है, तो एम के घात 0, एल के घात 3, टी के घात 0, ये क्या है? आयतन का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार से हमारे पास ना द्रव्यमान है और आयतन है, तो घनत्व का विमीय सूत्र अगर ज्ञात करना है, तो घनत्व का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए जैसे कि मैंने लिख दिया द्रव्यमान और आयतन, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है ना? तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो द्रव्यमान को करते हैं एम से करते हैं, और आयतन को जस्ट अभी हमने किससे निकाला है? एल के त्रिघात से। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एल के त्रिघात, है ना? तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमको विमीय सूत्र, है ना, ये जो निकला है ना, इसको हमको विमीय सूत्र के रूप में ही लिखना है। तो विमीय सूत्र के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि हमको ना एम का घात कुछ दिया है ना? तो एम का घात दिया है, क्या दिया है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है ना? तो एम के घात 1, है ना? उसी प्रकार एल की दिया है, तो एल की घात, लेकिन नीचे में है, नीचे में जब भी ना बटन में रहते हैं ना, है ना, मतलब हर और अंश के रूप में रहते हैं, तो वो ना ऊपर चले जाके माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल की घात
3 है ना, और टी का मान क्या दिया, कुछ नहीं दिया मतलब 0 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस राशि का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ना इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं, एम की घात कुछ नहीं मतलब एम ही रख देते हैं है ना, और एल की घात तो -3 और टी की घात 0, ऐसे भी हम लोग ना इसको ना लिख सकते हैं है ना। उसी प्रकार से हमारे पास विस्थापन है और समय है ना। तो विस्थापन को हम लोग ना किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विस्थापन को एल से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से करते हैं। अब इसका हमको विमीय सूत्र बनाना है ना। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, एम का मान दिया है, एम का मान कुछ नहीं दिया है मतलब एम की घात 0 है ना, और एल का मान दिया है तो एल का मान लिखते हैं, एल को एल ही लिख देते हैं, या तो फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये बोला था है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे टी दिया है ना, तो मैं यहाँ पे चल 1 लिख के ही बना देता हूँ है ना। तो यहाँ पे फिर टी है, लेकिन ये जो है ना बट्टे के रूप में रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं -1 लिखेंगे है ना। तो ऊपर चला जाए मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाए, तो इसको हम लोग टी की घात -1 लिखेंगे है ना। ये इस राशि का क्या है, विमीय सूत्र है। ये किसका विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र है ना। इसी प्रकार से हमारे पास ना यहाँ पे फिर अब आ गए है जैसे कि द्रव्यमान है ना, एक है ना एक यहाँ पे दिया रेखीय समीकरण है ना, एक जैसे चौथे नंबर पे रेखीय संवेग है ना, इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। लेकिन हमने क्या है, वेग का पहले से विमीय सूत्र निकाल चुके हैं है ना। तो विमीय सूत्र जैसे निकाले तो यहाँ पे हम लोग क्या है, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं बोला था, यहाँ पे द्रव्यमान को किससे किया था, एम से। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एम से प्रदर्शित कर दूंगा है ना। एम से प्रदर्शित किया, लेकिन यहाँ पे सीधा गुना के चिन्ह लगा देता हूँ है ना। जैसे गुना का चिन्ह लगा है तो है ना, वेग को हमने क्या निकाला था, वेग और चाल का क्या होता है, जैसे कि वेग और चाल के रूप में हमको क्या कहते हैं, एल की घात। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल टी की घात -1। अब इसी का हमको क्या है, विमीय सूत्र निकालना है। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या लिख देंगे हमको, एम एल टी की घात -1, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, या तो फिर यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं है ना। तो ये क्या है, इस राशि क्या है, विमीय सूत्र है। इसी प्रकार से हमारे पास आ गया त्वरण है ना। तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय लिखा है, तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय होता क्या है, तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन का मतलब रहता है एल अपन टी, ठीक है। और इसके ऊपर में और क्या है ना, यहाँ पे हमें टी और है ना, तो इसको ना मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ एल अपन टी, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, जैसे कि वेग त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ एल टी के घात -2 है ना। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, तो त्वरण का यहाँ पे देखते हैं, तो विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, एम के घात 0, एम कुछ नहीं मतलब एम के साथ क्या है 0 है ना, और एल दिया है तो एल को लिख लेते हैं, एल के घात 1, यानी लिखें तो भी चलेगा बोला था है ना। तो यहाँ पे मैं 1 ही लिख लेता हूँ, और टी का मान क्या दिया, टी का मान दिया है -2। हाँ, ये किसका है, ये विमीय सूत्र किसका होता है, त्वरण का। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, एम के घात 0 और एल के घात 1 और टी के घात -2 है ना। उसी प्रकार से ना गुरुत्वीय त्वरण है, तो इन दोनों का सेम होता है। इसका भी क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय होते हैं ना। तो इसका भी विमीय सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम के घात 0 एल की घात 1 टी के घात -2। ये किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का ये क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण है ना। तो बल बराबर क्या होता है बोला है ना, तो बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुना। तो द्रव्यमान हमने अभी जस्ट यहाँ पे द्रव्यमान के लिए रखे थे है ना। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बोला था है ना, तो द्रव्यमान को हम ना एम से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमने एम लिख दिया है ना। लेकिन त्वरण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो त्वरण को हमने यहाँ पे लिखा है, तो त्वरण को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, मानचल त्वरण को हम लोग करते एल टी के घात -2, इससे प्रदर्शित करते हैं है ना। तो इसका विमीय बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम के घात क्या हो जाएगा 1, और एल की घात क्या हो जाएगा 1, और टी की घात क्या हो जाएगा -2। ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ये किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास आवेग दिया, आवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, बल गुना समय। बल गुना समय दिया, लेकिन हमने बल का भी क्या लिखा था, विमीय सूत्र ये निकाले थे। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि बल के दिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, बल है तो बल का क्या होता है, एम एल की घात एम, बल के यहाँ पे क्या दिया, एम एल टी की घात -2, और गुना के रूप में समय क्या होता है यहाँ पे,
यहाँ पे t होते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला था, जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ते हैं, ऐसे बोला था, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, m की घात m l t की घात क्या हो जाएगा -2 + 1, है ना। तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m की घात 1, l की घात 1, t की घात -1। ये इसका ये जो विमीय सूत्र किसका हो जाएगा, आवेग का विमीय सूत्र। आवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m की घात 1, l की घात 1 और t की घात -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दाब है, दाब बराबर क्षेत्रफल गुना बल बराबर क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि बल को हमने क्या निकाले थे, बल का हमने निकाले थे यहाँ पे जैसे कि m l t की घात -2, है ना। और क्षेत्रफल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या किससे किए थे, जस्ट अभी निकाले, तो l की घात 2 से प्रदर्शित करते हैं यह क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे प्रयोग किया, तो इसी को मैं हल करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m l ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, भाग के रूप में रहते हैं ना, तो ना आपस में घटते हैं, है ना। तो ये ऊपर जाए तो घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा l की घात -1। तो इसको मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि 1 है ना, और ये हो जाएगा -2, है ना। तो फिर यहाँ पे आएगा t की घात -2। तो इसको हम लोग विमीय सूत्र के रूप में अभी लिखेंगे, हाँ। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो m की घात क्या हो जाएगा, m की घात 1 ही रहेगा, है ना। m की घात 1 और l की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और t की घात क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, है ना। तो ये क्या होता है, ये वाला जो है रहता है ना, दाब का विमीय सूत्र। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, m की घात 1, l की घात -1 और t की घात -2, है ना। तो ये सब ना विमीय सूत्र ऐसी ना लगभग 80-85 विमीय सूत्र होता है, जिनको निकालना होता है या तो याद रखना होता है ना। पता नहीं कौन सा समय कौन सा फार्मूला याद आ जाए या कौन सा संवेग आ जाए, है ना। तो इसके लिए ना विमीय सूत्र को याद रखना, तो याद याद नहीं रहेगा तो भी चले, लेकिन निकालने आना चाहिए। अगर निकालने आएगा ना तो ऑटोमेटिक ना वो सॉल्व हो जाएगा। वाले है भौतिक राशियों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, मतलब पहली मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो इसके लिए एक फार्मूला का उपयोग होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि 2 = n1 कोष्टक m1 अपन m2 पूरे का स्क्वायर a, l1 अपन l2 पूरे का स्क्वायर b, t1 अपन t2 पूरे का स्क्वायर c, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं एक जानकारी के लिए लिख दूँ n1 और n2, है ना। तो n1 और n2 क्या है, मात्रक पद्धति में परिमाण होता है ना, परिमाण है। तो n1 और n2 इक्वल, मतलब n1 n2 यहाँ पे क्या है, मतलब ये फार्मूला है, मतलब सूत्र है, इसमें n1 और n2 मात्रक पद्धति में परिमाण है ना। इसी प्रकार से m1 स्क्वायर l1 स्क्वायर t1 स्क्वायर पहली पद्धति का विमीय सूत्र है, और यहाँ पे abc उसका विमा है। इसी प्रकार से, है ना, m2 स्क्वायर a, l2 स्क्वायर b, t2 स्क्वायर c बराबर दूसरी पद्धति का विमीय सूत्र, और abc उसका विमा है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। इसे दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए अब हम एक उदाहरण से समझते हैं उसी को, है ना। तो यहाँ पे उदाहरण दे दिया है मैंने, गुरुत्वीय त्वरण g का मान mks पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका विमीय विधि से इसको CGS पद्धति में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर हल करते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे इसको हल करता हूँ, जैसे कि, तो मेरे को क्या दिया, गुरुत्वीय त्वरण दिया है ना, तो उसको मैं लिख लेता हूँ गुरुत्वीय त्वरण का विमा। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमा कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गुरुत्वीय त्वरण का विमा बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेग में परिवर्तन बट्टे
तो गुरुत्वीय त्वरण का विमा बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय है ना, तो एल अपन टी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्रॉस का चिन्ह लगाता हूँ, यहाँ पे 1/टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एल अपन टी का स्क्वायर। इसी को हम लोग ना विमीय सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो विमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोष्टक में एम के घात 0, ठीक है, एल के घात 1, टी के घात, जब ये नीचे में हर में तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो -2। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमा क्या होता है, एम के घात 0, एल के घात 1, टी के घात -1, है ना। अब यहाँ पे हमको और क्या दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, दिया है N1 बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ से हमको ए बी सी का मान तो पता चल गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अपन ए बराबर क्या है 0, बी बराबर क्या है 1, और सी बराबर क्या है यहाँ पे -2। ठीक है, तो हमने एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए कुछ फार्मूला भी जस्ट देखे थे। उसी फार्मूले को यहाँ पे हम लोग ना अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र के रूप में, सूत्र N2 बराबर N1 कोष्टक M1 अपन M2 स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है, पूरे का स्क्वायर जो है ना ए। ठीक है, इसी प्रकार से L1 L2 पूरे का स्क्वायर बी, T1 T2 पूरे का स्क्वायर सी। अभी जो सूत्र है ना, इसमें ना ये सारी मान को सबको हम लोग क्या कर देंगे, रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं इस फार्मूला पे सूत्र में। तो एन तो हमको क्या ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ N2 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको ना क्वेश्चन में बदलना है, CGS पद्धति में बदलना है। तो यहाँ पे मान रखते हैं। तो N1 का मान क्या दिया है, जैसे N1 का मान कितना दिया है 9.8, और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ना 1 kg बट्टे 1 ग्राम बराबर 0। ए का मान क्या दिया है यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे क्या है, तो इसको क्या होता है ना, तो 1 मीटर अपन 1 सेंटीमीटर, कोष्टक में बी का मान क्या दिया है 1, है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है 1 सेकेंड बराबर सी का मान क्या दिया -2। ठीक है, तो ये तो समझ में नहीं आया होगा कि कहाँ से आया है केजी मीटर सेकेंड, है ना। तो इसी को ना मैंने एक बार बताया था कि यहाँ पे क्या होता है एम के एस पद्धति और CGS पद्धति। ठीक है, तो एम के एस पद्धति का मतलब क्या होता है, केस पद्धति का मतलब क्या होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड, और CGS पद्धति का मतलब क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, तो इसी को मैंने ना इसमें लिखा है। अब यहाँ पे मेरे को ना इसमें सब में मान को रखना है। तो एक जैसे कि मेरे को अब दोनों की कटेगा नहीं, तो इसमें क्या होता है 1 kg, जैसे कि 1 kg लिख दूँ, तो 1 kg में कितने ग्राम होता है, तो 1 kg में कुल ना 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 kg में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। इसी प्रकार से ना एक मैंने यहाँ पे ना मीटर लिखा है, तो 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार सेकेंड के, तो सेकेंड तो सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे काट देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं 9.8,
इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1000 ग्राम और 1 ग्राम। ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पे क्या है 0 है, जैसे कि अब इसको क्या लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपन 1 सेंटीमीटर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, अब दोनों कट गए मतलब यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ और कोष्टक में लगा के -2 ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट करते हैं जो भी होगा है, तो 9.8 ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 100 तो यहाँ पे 1000, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 के हाथ 0 अपन है ना, तो 100 हो जाएगा ये 100 है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे फिर 1 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका मान तो कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा जैसे कि इसको हम स्क्वायर के रूप में है तो उसको हम कैसे लिखते हैं है ना, तो 1 × 1 लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा है ना, तो +1 आएगा, तो यहाँ पे मैं सीधा मैं 1 लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो हम लोग फिर से देखेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो 9.8 इसको मैं 1 मान सकता हूँ है ना, अगर पता नहीं होगा तो एक फार्मूला होता है a⁻0 बराबर क्या होता है यहाँ पे 1, तो इसी फार्मूला को ना मैंने क्या किया है यहाँ पे लगा दिया है जैसे कि है ना, तो फिर यहाँ पे इसको करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा गुना 100 ठीक है, इसका भी गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो गुना करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ना इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 980 ठीक है, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा है ना। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट सेम ऐसी और कुछ फार्मूला को बारे में हम लोग ना नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं ना, तो नेक्स्ट उदाहरण है विमीय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अग्र में परिवर्तित करना है ना, तो यहाँ पे हमको ना 1 जूल को किस में बदलना है अग्र में परिवर्तित करना है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ है ना, तो जिससे कि ऊर्जा का मात्रक बोला है ना, तो ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में जूल होता है और CGS पद्धति में अग्र होता है ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ, तो ऊर्जा का मात्रक जो है ना MKS पद्धति में जूल होता है और CGS पद्धति में अग्र होता है, तो हमको किस में बदलना है MKS पद्धति से CGS पद्धति में बदलना है या परिवर्तित करना है ना। तो यहाँ पे मैं सीधा से और इसका हमारा इसको परिवर्तित किस में करना है MKS से CGS पद्धति में है ना, MKS से CGS पद्धति में क्या करना है परिवर्तित करना है। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र या विमीय सूत्र क्या होता है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m⁻1 l⁻2 t⁻2 है ना, ये होता है। तो इसका मान हमको यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है ना, तो जैसे कि ना यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं A का मान दिया है, A का मान दिया है, B का मान दिया है और C का मान दिया है ठीक है। तो A का मान यहाँ पे क्या है, तो A का मान क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है -2 है ना, और यहाँ पे फिर और एक खंड कर लेता हूँ है ना, तो M1 है, यहाँ पे M1 का मान क्या हो जाएगा, तो M1 को हम किस में रखते हैं है ना, तो 1 kg हो जाएगा ठीक है, और यहाँ पे L1 है,
तो L1 का मान क्या हो जाएगा 1 मीटर की सेंटीमीटर, तो 1 मीटर, ठीक है। और फिर T1 का मान क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। इसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या दिया है, तो N2 का मान दिया है ना। N2 का मान क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे ना N1 का मान दिया है, ठीक है। N1 का मान क्या दिया है, तो विमीय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अग्र में परिवर्तित, मतलब क्या दिया है, N1 का मान क्या दिया है 1 दिया है। 1 जूल बोला मतलब क्या दिया है 1 दिया है ना। यहाँ पे CGS पद्धति में देखे थे, तो CGS पद्धति में हमको क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो M2 बराबर क्या होता है ना, तो ये होता है ग्राम में होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम ऐसे लिख लेते हैं। और L2 बराबर क्या होता है, L2 बराबर क्या होता है, तो है ना, इसको हम किस में लिखते हैं 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और T2 बराबर क्या होता है, तो T2 बराबर क्या होता है 1 सेकेंड होता है। यहाँ तक समझ आ गया हो। और हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, तो N2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ से हमको MKS पद्धति से CGS पद्धति में ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया गया है, तो A का मान क्या दिया है यहाँ से 1, B का मान दिया है 2, C का मान दिया है -2, है ना। और MKS पद्धति में क्या होता है, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा 1 kg, और L2 बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर, और T1 बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया CGS पद्धति में M2 बराबर क्या हो जाएगा 1 ग्राम, L2 बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, T2 बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमको फार्मूला में इसी को हम लोग लिखते हैं। तो हमारा फार्मूला होता क्या है ना, तो सीधा मैं फार्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो N2 बराबर N1, है ना, N2 बराबर N1, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या करते हैं, कोष्टक करते हैं, M1 अपन M2, और यहाँ पे क्या रहते हैं A लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है L1 अपन L2, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या रहते हैं B रख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 अपन T2, और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में हम क्या है, इसको हम लोग ना यहाँ से हम लोग ना क्या करते हैं रख लेते हैं फार्मूला। तो जैसे कि मेरे को क्या है N2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो N2 बराबर, है ना, तो N1 क्या दिया 1 दिया है ना, यहाँ पे 1 दिया है। और M1 क्या कितना दिया है, तो 1 kg, और 1 kg बराबर क्या होता है, यहाँ से ले लेता हूँ 1 kg बराबर क्या हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा, तो 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में बदलने तो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ना ग्राम 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा से यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 10 की घात 3 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या लिख देता हूँ, कुछ नहीं, मैं सीधा 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पे इसका A का मान दिया क्या, यहाँ पे जैसे कि A का मान क्या दिया 1 दिया, तो 1 लिख लेता हूँ। फिर इसको सीधा हल कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या है ना 10 की घात कितना है ना, तो 10 की घात में इसका क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 ग्राम लिखा है, तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख देता हूँ। और यहाँ से इसको क्या दिया B का मान क्या दिया, यहाँ पे B का मान दिया 2, तो इसको 2 लिख लेता हूँ। और फिर यहाँ पे सेंटीमीटर कट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का माइनस स्क्वायर ऐसा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा। और ये आपस में अगर गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की घात 4 हो जाएगा, और 10 के घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे हमको अब इसको फिर चेंज करते हैं। तो जब आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ते हैं, है ना। अगर राशि अगर सेम है और उसके आधार जो है ना समान है, तो घात जो है ना आपस में जुड़ जाते हैं। इसके लिए एक फार्मूला का उपयोग करते हैं, जैसे कि ना a की घात m गुना a की घात n बराबर क्या हो जाएगा a की घात m प्लस n, है ना। तो इसी फार्मूला का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की घात सीधा से लिख देता हूँ 7, ठीक है 7, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा अग्र में, इसको अग्र में बदल दें तो ये हो जाएगा अग्र, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा 10 की घात 7 अग्र हो जाएगा। तो बस यहाँ तक के अपना एक सॉल्यूशन था, है ना, यही मतलब अपना आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार ना रिपीट करके देख लेना। यहाँ पे क्या है, दो दीर्घ आधारों के बीच तनी हुई L लंबाई वाले डोरी का
कंपन कराने पर उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा दी गई, जैसे कि m बराबर क्या दिया है 1/2 L वर्गमूल mg/m, और यहाँ पे इसको क्या दिया है mg बराबर डोरी का तनाव, m बराबर क्या दिया है एकांक लंबाई पर द्रव्यमान। तो सूत्र की सत्यता की जांच करो ऐसा बोल दिया। तो इसको हम लोग ना अगर सूत्र की सत्यता की जांच करने के हमको ना दायां पक्ष और बायां पक्ष है ना, दोनों को हमको क्या करना है बराबर करना पड़ेगा, है ना। और किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्रों के दोनों पक्षों को बराबर करना भौतिक राशि का समांगता विश्लेषण का कहलाता है, या उसका सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पे हमको सूत्र की हमको क्या करना है जांच करना है। तो यहाँ पे मैंने हल कर दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं हम जानते हैं कि n का विमीय सूत्र सूत्र है ना। तो m का विमीय सूत्र यहाँ पे क्या होता है m के घात 0 l के घात 0 t के घात -1 होता है ना। अब हमको क्या है ना यहाँ पे फिर ये सब तो जान लेते हैं कि हमको इन सभी का क्या है विमीय सूत्र पता रहना चाहिए, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है mg, है ना। तो mg है ना, तो mg क्या है डोरी का तनाव। तो तनाव का विमीय सूत्र होता क्या है, तो तनाव का विमीय सूत्र क्या है m l t -2 होता है ना। इसी प्रकार से ना m लिखा है ना, तो m में क्या लिखा है ना, तो एकांक लंबाई पर द्रव्यमान बोला है ना, मतलब m का क्या निकालना है विमीय निकालना है, विमीय सूत्र। तो एकांक लंबाई पर द्रव्यमान बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा m/l, है ना। इसको अगर विमीय सूत्र में अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे m/l1, ठीक है। इसको 1 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया हो। इसी प्रकार से हमको ना एक ना यहाँ पे सूत्र में एल शब्द है, तो एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है एल का द्रव्यमान है, तो एल को हम लोग ना एल ही लिखते हैं। तो विमीय सूत्र में इसको क्या लिखते हैं एल, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या है इस सभी मान को ना इसमें ना हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं। तो एन का मान क्या है m के घात 0 l के घात 0 t के घात -1। तो ये जो है ना पहला पक्ष है ना, दोनों पक्ष का इक्वल रहना चाहिए, तभी ये जो दिया गया समीकरण है ना ये शुद्धता की जांच को कर पाएगा। नहीं तो अगर नहीं आएगा इक्वल, मगर शुद्धता की जांच नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं जैसे कि 1 है ना, और 2 l का मान मेरे को क्या दिया है l कुछ नहीं है l1 लिख लेता हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पे ना मेरे को वर्गमूल दिया है, तो वर्गमूल mg का मान क्या दिया है, mg का मान है m l t -2। और इसी प्रकार से अपन में m का मान क्या दें, m का मान क्या है m l, ठीक है। तो m l, तो यहाँ पे आप देखते हैं ना, तो इस पक्ष को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को ना सेम इस साइड जैसे ही यहाँ पे ना मेरे को नानना है ना, या सीधा करना है, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे m है, तो m कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। m कट जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ना मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सुधार लेता हूँ। इसका मतलब ये जो नीचे में है ना, नीचे में मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा l के घात -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 l1, है ना। फिर यहाँ पे मैं इसको अब क्या लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पे वर्गमूल के रूप में अगर लिखना है तो मेरे को इसको ना कुछ मतलब लिखना है। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा जैसे कि l के घात 2 लिखूंगा और t के घात -2 लिखूंगा। तो यहाँ पे l2 कैसा है ना, इसके जानने के लिए हमको ना एक फार्मूला का उपयोग है, जैसे कि a1/a2, है ना। जब घात भाग के रूप में रहता है और आधार समान होता है तो घात जो है ना आपस में घटते हैं, जैसे कि 1 -2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a-1। तो इसी प्रकार ना मैं यहाँ पे कर दूँ तो मतलब घटे का मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा l के घात 2 और t -2 ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो, यहाँ तक आया तो मतलब यहाँ से लिख लेता हूँ मैं 1/2 l1, ठीक है। l1 हो गए, तो दोनों में सेम है, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, मतलब इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाता हूँ, यहाँ पे l
L1 निकलेगा और यहाँ पे t -1 निकलेगा, है ना। तो ये देखो ये दोनों बराबर है, मतलब इसको मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2 गुना t -1, ठीक है। और यहाँ पे ना 1/, जो 2 निकला है ये ना शुद्ध संख्या नहीं है ना, मतलब क्या नहीं है, शुद्ध संख्या है ना, शुद्ध संख्या मतलब शुद्ध संख्या नहीं है, ये शुद्ध संख्या नहीं है, ठीक है। शुद्ध संख्या नहीं है मतलब ना इसका विमीय मान नहीं हो सकता, मतलब इसका ना विमीय सूत्र नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा t -1, है ना। तो अब इसको विमीय सूत्र के रूप में अगर लिखना है तो विमीय सूत्र के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, m के घात 0, l के घात 0, t के घात -1, है ना। अब देखो अब दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ m के घात 0, l के घात 0, t के घात -1, है ना। तो देखो अब दोनों पक्ष बराबर है ना, दोनों पक्ष बराबर है, मतलब दिया गया जो समीकरण है ना, ये जो है ना शुद्ध है, किसी भौतिक राशि का दिया गया समीकरण शुद्ध है, क्योंकि हमने दोनों पक्षों को क्या है, बराबर सिद्ध किया हुआ है ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये वीडियो को एक बार ना रिपीट करके देख लेना, ठीक। यहाँ पे एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो सिद्ध कीजिए कि t बराबर 2 पाई वर्गमूल l/g। हमको ना ये वाले भाग को क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो हम यहाँ पे सीधा हल करते हैं ना, जैसे कि मैं हल लिख लेता हूँ। हम जानते हैं कि जैसे कि t इन्फिनेटिव है ना, हाँ जैसे कि मैं t इन्फिनेटिव m x l y g z, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको हल करता हूँ, जैसे t बराबर k m x l y g बराबर z, इनको ना मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस समीकरण में तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे ना हम लोग k है, k का यहाँ पर k एक विमाहीन राशि है, विमाहीन है ना, विमाहीन है। और यहाँ से हमको दिया क्या है, जैसे कि ना यहाँ पे ना और कुछ हमको दिया है, तो यहाँ पे मैं ये रख लेता हूँ, बाकी सभी का विमा राशि है। तो बाकी सभी का विमीय सूत्र है। तो यहाँ पे मैं इसका विमीय सूत्र लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे t का लिख लेता हूँ, t का विमीय सूत्र लिख लेता हूँ, m के घात 0, l के घात 0, t के घात 1, t के घात 1। इसी प्रकार से मैं ना m का लिख लेता हूँ, m का क्या होता है, तो m के घात 1, l के घात 0, t के घात यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से हमारे पास l है ना, तो l का लिख लेता हूँ, m के घात 1 की 0, l का लिख लेता हूँ m के घात 0, l के घात 1, t के घात 0, है ना। और एक ना गुरुत्वीय त्वरण का है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी दिया है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, m के घात 0, l के घात 1, t के घात -2, है ना। तो ये सब दिया है, तो हमने अभी जस्ट एक विषमांकता का दोनों पक्ष को बराबर करने वाले पड़े थे, तो यहाँ पे हमको ना दोनों पक्ष को क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे कि t के मान को यहाँ से रख लेता हूँ। t का मान जैसे कि यहाँ पे क्या है, t का मान जैसे कि मेरे को दे दिया है m के घात 0, l के घात 0, t -1, है ना। तो वैसे दोनों पक्ष को करना है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं मान रखता हूँ, तो k तो एक विमाहीन राशि है, तो उनको भी मैं छोड़ देता हूँ, तो m वाले को रखता हूँ। m का मान क्या दिया यहाँ पे, ये वाला दिया है ना, तो m के मान को रख लेता हूँ यहाँ पे m के घात 1, l के घात 0, t के घात 0, है ना। और यहाँ पे उसके घात के रूप में यहाँ पे क्या लिखा है,
1 से लिखा है तो 1 से लिख लेता हूँ, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे फिर ना मेरे को ना एल दिया है, तो एल वाले मतलब ये वाले भाग को क्या है मेरे को यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे जस्ट रख लेता हूँ एम के घात 0, एल के घात 1, टी के घात 0, ब्रैकेट हमें क्या लिखेंगे y तो y लिख लेता हूँ इसके घात के रूप में, है ना। फिर इसी प्रकार से हमको ना g बोला है, तो g वाले में ये वाले भाग को रख लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको रख लेता हूँ m के घात यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और l की घात यहाँ पे क्या दिया है 1 दिया है, और t की घात क्या दिया है -2 दिया है, और इसके पूरे का घात क्या हो जाएगा, पूरे का घात हमको ना यहाँ पे z दिया है ना। अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं ना, तो हल करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे गुना हो जाएगा, तो m के घात हो जाएगा 1 सा, बाकी तो 0 है मतलब कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो उनको हम लोग छोड़ देते हैं, सीधा यहाँ पे देखते हैं ये वाला भाग हो गया मानचल, है ना। फिर इनको अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि m के घात 0 है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 है मतलब, है ना। तो हमको किसको देखना है ए वाला देखना, तो l के घात क्या हो जाएगा y, है ना। और इनको हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं। फिर इनको अगर देखते हैं हल करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l के घात z, ठीक है, l के घात z, और फिर यहाँ पे फिर एक देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे t दिया है, और माइनस यहाँ पे क्या है -2, t के घात -2 z, है ना। तो यहाँ पे क्या है t, है ना, -2 z, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि अब इनको हम लोग यहाँ से इसे रख लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फिर यहाँ पे अगर देखते हैं, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा m की घात x, है ना, और l की घात क्या है, तो देख इसमें भी l है, इसमें भी l है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l की घात y प्लस z, है ना। और इस प्रकार से t वाले, तो t की घात क्या हो जाएगा -2z, ठीक है। अब ये हो गया, अब दोनों पक्ष को हमको क्या है ना यहाँ पे ना तुलना करते, m के घात 0, l के घात 0, t की घात -1, ठीक है। तो हमको क्या है ना दोनों पक्षों को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ दोनों पक्षों को तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों को तुलना करते हैं, तो तुलना करने से मेरे को क्या मिलता है, जैसे कि ना यहाँ पे x से बराबर क्या मिल जाता है 0, देख m की घात 0 है, और यहाँ पे m की घात x है, तो x से बराबर क्या मिल गए 0। इसी प्रकार से ना मेरे को ना इनको देखते हैं, मेरे को यहाँ पे तो एक है जैसे कि y प्लस z बराबर क्या है 0 है ना। लेकिन मेरे को तो इसका मान निकालना है, तो इसको भी छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट में देखता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, जैसे कि t की घात यहाँ पे 1 है, और इसमें क्या है -2 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -2z बराबर 1, है ना। तो यहाँ पे अगर इसका मान निकालता हूँ z का, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1/-2, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। z के मान को समीकरण नंबर z के मान को ये वाले में रखने पर, तो मैं यहाँ पे सीधा हल करता हूँ इसको हटा के, है ना, हल्का से। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें मान रखना है y के मान के लिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1/2 बराबर 0, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 1/2, ये होगा। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब ये तीनों के मान को हमको ना x का मान 0 निकल गए, और y का मान कितना मिला है हमको 1/2, और z का मान कितना मिला है -1/2। अब इन सभी के मानों को हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 में x, y, z के मानों को रखने पर, तो मैं यहाँ पे ना रख लेता हूँ, तो जैसे कि t बराबर रख लेता हूँ, t का मान तो मेरे को पहले से पता है, तो t को मैं t बस लिख लेता हूँ, और यहाँ से रख लेता हूँ, है ना। तो k, यहाँ पे k रख लेता हूँ। m के मान क्या दिया है, तो m x से बोला है, ठीक है। तो m x का मान क्या दिया है, x का मान यहाँ पे क्या दिया है 0, तो इसको ना मैं 0 ही रख लेता हूँ, ठीक है। और फिर ना यहाँ पे क्या बोला l, है ना, तो l, लेकिन मेरे को कौन सा मान दिया है यहाँ पे y का मान कितना दिया है मेरे को 1/2 दिया है, तो 1/2 रख लेता हूँ, है ना। फिर उसके बाद g का मान बोला है ना, तो g के मान को मेरे को क्या दिया है, जैसे कि g रख लेता हूँ, g के मान क्या है -1/2 ऐसा लिखा है ना। तो अब इसी को हम लोग हल करते, तो k बराबर क्या है, k यहाँ पे है ना,
एम का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एम को मैं हटा देता हूँ। लेकिन मैंने एक बार बताया था, जैसे मैंने कोई संख्या लिखा है, जैसे ए की घात -2 लिखा हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि बी, ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, जैसे कि एल 1/2 लिख सकता हूँ, माइनस में मतलब नीचे के रूप में, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ जी, है ना, माइनस माइनस को अब हट जाएगा, माइनस वहाँ पे, तो क्या ये क्या हो जाएगा 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अगर समझ में आया तो ये देखो, जैसे कि मैं ना ए लिखा हूँ, ठीक है, और ना यहाँ पे ना मैं ना यहाँ से ऐसे बी लिखा हूँ, ठीक है, और मेरे को अगर ऊपर में रखना है इनको, तो क्या लिखूंगा मैं, ए बी -1 ऐसे ही लिखूंगा मैं। अब इसी को मेरे को ना तो इस रूप में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, ए माइनस में मतलब बी ऐसे लिखूंगा। तो सेम कंडीशन ना यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे फिर मैं के रख लेता हूँ, दोनों में 1/2 है, 1/2 है, मतलब क्या है, वर्गमूल है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। जैसे कि हम लोग ना मान चल की किसी भी संख्या, जैसे कि 2 ऐसे लिखे, अब मेरे को इसको वर्गमूल से बांधनी है, तो क्या करता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ ना कभी कभार, जैसे कभी कभार नहीं, ये हमेशा होता है, ये है ना, वर्गमूल 1/2 ऐसा हो सकता है। तो सेम काम यहाँ पे करना है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल L/G। यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। तो मैंने क्या बोला था, के एक विमाहीन राशि है ना। तो यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, के का मान 2 पाई रखने पर, ठीक है, के मान कितने रखना है, 2 पाई रखने पर बोला, है ना। तो मैं यहाँ पे ना टी मतलब के बराबर कितना रख लेना, 2 पाई रख लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या है, पहला है टी इक्वल, है ना, के मान कितना रखना है, 2 पाई रखना है, 2 पाई, और वर्गमूल के अंदर में क्या दिया मेरे को, L/G, ठीक है। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, है ना। तो ये हो गया अपन प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, है ना। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। बात करेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म दूरियों को हम लोग किस प्रकार से माप सकते हैं ना। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकार की दूरियों को मापने के लिए ना वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या है ना, तो वह उपकरण जिसकी सहायता से 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक की दूरियों को यथार्थ मापन किया जा सकता है, उसे वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं, है ना। तो जिसमें 0.1 या 0.01 सेंटीमीटर तक की दूरियों को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। जैसे कि लंबाई, या तो नोट के रूप में हम लोग देखते हैं, लंबाई या दूरी एक मूल भौतिक राशि है। इस उपकरण से यथार्थ मापन महत्वपूर्ण हो सकता है ना। तो लंबाई और दूरी का मापन किससे हो सकता है, वर्नियर कैलिपर से हो सकता है ना। सूक्ष्म दूरियों को हम किससे माप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं, जिसमें ना 0.01 सेंटीमीटर तक की दूरियों को माप सकते हैं। दूसरा पॉइंट है न्यूनतम 1 मिलीमीटर 0.01 सेंटीमीटर की दूरियां यहाँ से संभव है। तो वर्नियर कैलिपर से ना हम 0.01 सेंटीमीटर की दूरियां संभव से हम लोग ना यथार्थ इसे हम लोग क्या है, माप सकते हैं। इसी प्रकार से ना वर्नियर कैलिपर्स का अल्पक मान 0.01 सेंटीमीटर होता है ना। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने एक वर्नियर कैलिपर्स का चित्र बना दिया है ना। तो इसमें क्या होता है कि ना इसमें ना ये जबड़ा होता है, जैसे कि ABCD, ये सब क्या है, ये जो है ना जबड़ा है ना। तो जबड़ा को हम लोग ना इसमें ना वर्नियर कैलिपर्स में क्या है, दो जबड़ा होता है ना, और एक ना प्रधान पैमाना M होता है, और वर्नियर्स पैमाना V होता है ना। अब एक पट्टी के समान क्या रहता है, एक यहाँ पे लिख दो, है ना। तो प्रधान पैमाना M और वर्नियर्स पैमाना V दोनों में ना 10 सेंटीमीटर का ना मतलब 10 खाने रहते हैं ना। दोनों में कितने खाने रहते हैं, 10 खाने रहते हैं। तो पांचों पॉइंट में जैसे कि मेरे को वर्नियर कैलिपर्स का अल्पक मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक सूत्र रहता है, प्रधान पैमाने का 1 भाग और वर्नियर पैमाने का कुल भागों की संख्या। तो यहाँ पे जैसे कि अगर देखते हैं तो प्रधान पैमाने का 1 भाग बोला है, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, है ना। लेकिन वर्नियर पैमाने का
जी वर्नियर पैमाने का कुल भाग बोला, तो मैंने क्या बोला था, वर्नियर प्रधान पैमाने और वर्नियर पैमाने में कुल ना 10 भाग होते हैं ना, तो वर्नियर पैमाने का कितने भाग बोल दिया, कुल 10 भाग बोल दिए। तो यहाँ पे मैं इसको ना 10 लिख लेता हूँ, है ना। अब इसको मेरे को जब हल करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। सार्थक अंक किसे कहते हैं ना, तो सार्थक अंक है क्या, है ना। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दिया, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। या तो दूसरे शब्द में इसी को हम बोलते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध अंक बोलते हैं, है ना। मतलब क्या है, किसी भी भौतिक राशि को मापन के लिए, है ना, आवश्यक अंकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं, है ना। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, है ना। मतलब जितने भी अशून्य अंक हो गए वो क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ना a बराबर, है ना, 0.123 जैसे ऐसे लिख दिया, है ना। तो इस संख्या में कितने सार्थक अंक है ना। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक है, मैंने क्या बोला, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ऐसा बोला ना। तो 0.1245, है ना। तो यहाँ पे कुल कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने सार्थक अंक है, यहाँ पे 5 सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैं दूसरा उदाहरण लिखता हूँ, जैसे कि 0.6789 और 888 लिख लेता हूँ। ये जो है ना, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने सार्थक अंक है, 7 सार्थक अंक है ना। इसमें कितने सार्थक अंक है, 7 सार्थक अंक है। तो पहला नियम क्या बोलता है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम यहाँ पे क्या बोलता है, तो उसका सार्थक अंक ज्ञात करने का दूसरा नियम है, तो दो अशून्य अंकों के मध्य, है ना, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं ना। मतलब दो अशून्य अंकों के मध्य, है ना, आने वाले सभी शून्यांक सार्थक अंक होते हैं या सार्थक होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख लेता हूँ, मान चल की ना 2.00678, तो यहाँ पे हमको क्या है, सार्थक अंक को जानना है। तो मैंने क्या बोला है, दो अशून्य अंकों के मध्य, है ना, आने वाले सभी, तो यहाँ पे देख दो अशून्य है ना, तो इनके मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब क्या बोला है, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं बोला, है ना। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएगा, या तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंक कितने, 6 सार्थक अंक है, 6 सार्थक अंक है ना। इसी प्रकार से हम अगर और देखते हैं, तो जैसे 1.1.234 और 601, है ना। तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितना सार्थक अंक है, 6 सार्थक अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ना तीसरा नियम क्या बोलते हैं, यदि, है ना, तो पहला नियम समझ आ गया होगा। पहला नियम क्या है, तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं ना। तो शून्य के बाद जितने भी अंक रहेंगे या जो भी है, तो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्थक अंक ही बोलेंगे, है ना। लेकिन जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, और 6, तो यहाँ पे हम लोग कुछ गलत कर दिए हो गए, ऐसे लगा। तो यहाँ पे ना सार्थक अंक, जैसे कि ना इसमें ना सार्थक अंक 5 है और उसमें यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 5 लिखा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, सार्थक अंक शून्य के बाद बोला हूँ तो 4 अंक हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरा पॉइंट क्या है, अशून्य अंकों के मध्य आने वाला सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो शून्य भी रहेगा, वो भी, इसको भी गिनेंगे, तो इसमें कितना है, सार्थक अंक कितना है, 6 सार्थक अंक है, इसमें भी कितना है, 6 सार्थक अंक है। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है, यदि संख्या 1 से कम हो तो दशमलव, तो मैं यहाँ पे जैसे पढ़ते जाता हूँ वैसे उदाहरण लिखते जाता हूँ। यदि संख्या 1 से कम हो बोला, तो यहाँ पे शून्य ही 1 से कम होता है, ठीक है ना। तो दशमलव बिंदु के दाईं
दाहिने, दशमलव बिंदु के दाहिने, मतलब यहाँ पे चल मैं डबल जीरो लिख लेता हूँ, ठीक है। तथा अशून्य अंक के बाईं ओर उपस्थित, अशून्य अंक के बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य सार्थक नहीं हो सकते बोला। मतलब क्या बोला थे, ये जो शून्य है ना, ये जो बाईं ओर बोला है ना, मैंने क्या बोला, सभी संख्या एक से कम हो तो दशमलव बिंदु की दाईं ओर, दाहिने ओर, ठीक है, तथा अशून्य अंक, अशून्य अशून्य अंक के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर को बोलेंगे, है ना, बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं हो सकते। मतलब ये जो संख्या ना सार्थक अंक नहीं हो सकती। मान चलिए कि मैं यहाँ पे ना 6 ऐसे लिख दूँ, तो इसमें सार्थक अंक कितना है, तो इसमें ना 2 सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है, सार्थक अंक है। क्योंकि यहाँ पे तीसरा नियम क्या बोलते हैं उसका, यदि यदि संख्या एक से कम हो तो दशमलव बिंदु के दाहिने ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं हो सकते। मतलब ये जो शून्य है ना, ये ना क्या है, सार्थक अंक नहीं हो सकते। इसलिए इसमें कितना सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिखता हूँ, जैसे कि 0.0 यहाँ पर 678, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, तो इसमें ना 3 सार्थक अंक है ना, कितने सार्थक, 3 सार्थक अंक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ना ये नियम है। तो अभी मैंने 3 नियम बताए, जस्ट अभी और नियम में बता रहा हूँ, है ना।